टीडीएस हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था एंड टीडीएस में व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, एक नॉर्मल लेवल पे हमने चीजें स्टार्ट की थी कि मैम टीडीएस क्या होता है। प्रीवियस ईयर में जो आपने इनकम अर्न की है उसको हमें प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल करना है। तो उसके लिए या तो आप टीडीएस टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कर लो, या फिर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स कर लो, या फिर एडवांस टैक्स का पेमेंट करवा लो। ये कोई भी चीज हो सकती है जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, टैक्स कलेक्शन कर सकते हो। लेकिन सबसे पहली चीज, अगर आपको टैक्स कलेक्शन करना भी है या टैक्स डिडक्शन भी करना है तो एक चीज याद रखना, ये इनकम टैक्सेबल होना जरूरी है। ये इनकम एग्जेम्प्ट इनकम नहीं हो सकती। अगर ये इनकम एग्जेम्प्ट है तो भाई एग्जेम्प्ट इनकम पे टैक्स का डिडक्शन होता ही नहीं है। देन जब भी आप टैक्स डिडक्ट करोगे या तो पे और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर पे करोगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जिसके बेसिस पे पेमेंट बेसिस पे टैक्स का डिडक्शन होता है, जिसमें पॉइंट नंबर 1 हमारा क्या आता है, जिसमें पॉइंट नंबर 1 है कि हो सकता है सैलरी इनकम हो, दैट इज सेक्शन नंबर 192। 192A हमने क्या किया था, ईपीएफ एक्यूमुलेशन इन ईपीएफ, उसमें से कुछ विड्रॉ कर रहे हो तो भी आपको क्या हो सकता है, पेमेंट बेसिस पे टैक्स डिडक्शन करना है। देन आता है आपका विनिंग फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस, क्रॉसवर्ड पजल। फिर इसके बाद आपका क्या था, इसके बाद था आपका जो मेच्योरिटी है, लाइफ इंश्योरेंस की मेच्योरिटी आपकी होती है ऑन द डेथ, उसको भी पेमेंट बेसिस पे हमको क्या करना होता है, टीडीएस डिडक्ट करना होता है। फिर हम बैंक से विड्रॉ करते हैं तब भी क्या होता है, पेमेंट बेसिस पे ही क्या होता है, यहाँ पे टैक्स का डिडक्शन होता है। आगे भी और भी चीजें आएंगी जिसमें हम सीखेंगे कि पेमेंट बेसिस पे ही क्या करना है, टैक्स का डिडक्शन करना है, जिसमें कंपलसरी एक्विजिशन भी आता है। मतलब हमने एक्सेप्शंस निकाले पेमेंट और क्रेडिट रूल के, ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि मैम अगर टैक्स डिडक्शन करना है तो चाहे आपकी पर्सनल नेचर की इनकम हो या बिजनेस नेचर की इनकम हो, दोनों ही केस में, चाहे पर्सनल हो चाहे बिजनेस इनकम हो, टैक्स का डिडक्शन होता है। लेकिन 194C एंड 194J, यहाँ पे पेमेंट बेसिस, यहाँ पे पर्सनल नेचर की अगर आपकी इनकम है तो यहाँ पे टैक्स डिडक्शन नहीं होता, दैट इज प्रोफेशनल एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। फिर बोलते हैं सपोज मैम टैक्स डिडक्ट करना था बट टैक्स डिडक्ट किया ही नहीं, तो क्या मैम पे रिस्पॉन्सिबल है अभी भी टैक्स पे करने के लिए? यस, क्योंकि टैक्स डिडक्ट करना था, टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ तो भाई हमारा पे रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट करने के लिए। लेकिन मैम टैक्स डिडक्ट करना था और टैक्स डिडक्ट कर भी लिया लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं किया था, वापस से पे को बोलोगे क्या तू टैक्स दे क्योंकि पेयर ने डिडक्ट करने के बाद भी पेमेंट नहीं किया? नहीं, तब आप ये चीज नहीं बोल सकते। फिर हमने ये सीखा था कि मैम अगर टीडीएस डिडक्ट करना है और सपोज करो वैल्यू में जीएसटी इंक्लूडेड है तो क्या जीएसटी पे भी टीडीएस डिडक्ट होगा? यस। लेकिन अगर जीएसटी अलग से इनवॉइस में लगा के दिया है तब फिर आप उस जीएसटी के कंपोनेंट पे टैक्स डिडक्शन नहीं करते हो। फिर हमने सीखा था सेक्शन नंबर 192। सेक्शन नंबर 192 सैलरी है, उसमें वर्डिंग्स क्या थे कि एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम जो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। तो मतलब उसको तो टीडीएस डिडक्ट करना ही है, कोई भी पर्सन हो सकता है, बस वो ऐसी इनकम दे रहा है जो आगे जाके अंडर द हेड सैलरी क्या होने वाली है, टैक्सेबल होने वाली है। सेकंड, इसके बाद आता है कि अगर मैम सपोज करो हमने सैलरी दे दी तो कैसे डिडक्ट करेंगे, स्लैब रेट पे डिडक्ट करो। अब स्लैब रेट से पहले टैक्स कैलकुलेट कर लो ओवरऑल ईयर का, उसको डिवाइड बाय 12 कर लो तो हर मंथ का पता चल जाएगा कितना डिडक्शन करना है, या फिर एक परसेंटेज भी निकाल सकते हो। मैम ये भी सीखा था कि टैक्स का कैलकुलेशन करते वक्त कुछ डिडक्शंस लेने पड़ेंगे। तो डिडक्शन देगा आपको एम्प्लॉयर, सारे डिडक्शन देगा लेकिन उसको प्रूफ चाहिए। और लॉसेस भी दे सकता है लेकिन सिर्फ ओनली हाउस प्रॉपर्टी के लॉस वो दे सकता है, इसके अलावा कोई और लॉस वो तुम्हें नहीं दे सकता है। क्या यहाँ तक बात याद आई? सब याद कर लिया था हम लोग ने। फिर इसके बाद सैलरी में मैम एक चीज थी, वेटर को टिप देते हैं अपन। तो वेटर को अगर किसी रेस्टोरेंट में जाके टिप दे रहे हो तो भाई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है ही नहीं। तो यहाँ पे जब कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो ये जो टिप मैंने वेटर को दी है वो 192 में टैक्सेबल नहीं होती है, जीएसटी यहाँ पे डिडक्ट नहीं, यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। फिर इसके बाद हमने सेक्शन किया था 192A, जो था हमारा एक्यूमुलेशन इन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो मैम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में पैसा इकट्ठा और मैं कितना विड्रॉ कर रही हूँ,
50,000 और ग्रेटर देन 50,000, मतलब अगर लेस देन 50,000 विड्रॉ किया है तो कोई टीडीएस का फंडा यहाँ पे नहीं था। तो अगर सिर्फ 50,000 या ग्रेटर देन 50,000 अगर आप क्या करते हो, विड्रॉ करते हो, तो यस यहाँ पे 10% का टीडीएस का डिडक्शन है। लेकिन ये भी पढ़ा था कि मैम 10% तभी होगा जब आपने क्या किया है, पेन नंबर आपका दिया है। अगर आप पेन नंबर नहीं दे रहे हो तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्जिनल रेट से क्या होगा, टीडीएस डिडक्ट होगा। इतना हम कर चुके थे। इसमें और भी चीजें देखी थी कि मैम हो सकता है कि आप क्या कर रहे हो, 50,000 भी विड्रॉ कर रहे हो, 70 भी कर रहे हो, 80 भी कर रहे हो, तो भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। वो रीजन क्या है, अगर आप इस एम्प्लॉयर के अंडर 5 इयर्स तक सर्विस दे चुके हो तो फिर आप कितना भी पैसा विड्रॉ करो, कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है। लेकिन मैम 5 इयर्स तो हुए नहीं। रीजन ये था बिजनेस ही डिसकंटिन्यू हो गया, या फिर एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया, या फिर एम्प्लॉय एक प्रोविडेंट वाले एम्प्लॉयर से दूसरे प्रोविडेंट वाले एम्प्लॉयर में क्या हो रहा है, ट्रांसफर ले रहा है। तो इधर भी प्रोविडेंट है, उधर भी प्रोविडेंट है, कोई बात नहीं। तो ऐसे केस में या तो ट्रांसफर हुआ है, या तुम्हें टर्मिनेट किया है, या फिर उसका बिजनेस डिसकंटिन्यू है, या फिर तुम्हारी तबीयत बहुत खराब है ड्यू टू सर्व इलनेस, अगर आप विड्रॉ करते तो ऐसे केस में भले ही 5 इयर्स आपने सर्व नहीं किया, तब भी आपका टैक्स क्या नहीं होगा, डिडक्ट नहीं होगा। ये भी पढ़ लिया था। फिर इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद सेक्शन आई गेस हमने कोई किया था क्या, एक मिनट देखती हूँ। नहीं, ये दो सेक्शन हमने लर्न कर लिए थे। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन नंबर 193 से पहले 194 पे। अभी हम जो जो सेक्शंस कर रहे हैं वो याद करते कर रहे हैं, तो मैं लाइन के साथ जो जब करवाना है पहले वो करवाऊंगी। 193 बड़ा सेक्शन है। अभी पहले छोटे 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 सारे सेक्शंस को हम खत्म करेंगे। 194 में क्या लिखा है, 194 कहता है डिविडेंड। अब हमने ना ओवरऑल डिविडेंड चैप्टर कर लिया है, एक चैप्टर ही बना के रखा है जिसका नाम ही क्या है, डिविडेंड। उसमें हमने पढ़ा था कि मैम अब डिविडेंड जो है ना टैक्सेबल होता है इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। ये तो पता होगा कि अब क्या होता है, डिविडेंड टैक्सेबल होता है इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। मतलब ये मेरी कंपनी अगर शेयर होल्डर्स को क्या देती है, डिविडेंड देती है। ये मेरी क्या है, कंपनी, अगर ये कंपनी शेयर होल्डर्स को क्या देती है, डिविडेंड देती है, तो एक चीज मैम, इनके हाथ में टैक्सेबल है, मतलब कंपनी को टैक्स तो डिडक्ट करना पड़ेगा, टीडीएस वुड बी डिडक्टेड बाय कंपनी। तो कंपनी किस रेट से यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट करेगी, तो कंपनी 10% की रेट से यहाँ कर क्या करती है, टीडीएस डिडक्ट करती है, वो भी सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल का। और किसी का टैक्स डिडक्ट नहीं होता है, सिर्फ रेसिडेंट एंड इंडिविजुअल। मतलब क्या कहना चाहते हो, जब सैलरी किया था वो रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट किसी भी पर्सन का डिडक्ट होता था, जब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से विड्रॉल था वो भी किसी भी पर्सन का था। अब यहाँ पे अलग से हमने बोला था ना कि हम एक स्टिकी नोट बनाएंगे जिसमें लिखेंगे ओनली रेसिडेंट, ओनली नॉन रेसिडेंट एंड रेसिडेंट प्लस नॉन रेसिडेंट। तो स्टिकी नोट वाले में सबसे पहला क्या आ जाएगा, ओनली रेसिडेंट 194। रेसिडेंट प्लस नॉन रेसिडेंट में क्या था मेरा, 192 भी है, 192A भी है। डन। नाउ डिविडेंड अगर एक डोमेस्टिक कंपनी रेसिडेंट इंडिविजुअल को देती है तो 10% डिडक्ट होना, ये तो समझ में आया। लेकिन इसमें भी बोला है अगर आप 5,000 तक इंडिविजुअल को पे कर रहे हो जो कैश में नहीं है, अदर देन कैश, अगर 5,000 डिविडेंड पे करते हो तो भी टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब पता है प्रोबेबिलिटी कैसे देते हैं लोग, ये बोलेगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय डोमेस्टिक कंपनी। हमारी डोमेस्टिक कंपनी क्या करती है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है एक नॉन रेसिडेंट को 4,500। अब तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले तो ये रहना चाहिए कि यहाँ पे रेसिडेंट को पे करना है अप टू 5,000 तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। कहीं पे नहीं लिखा था कि नॉन रेसिडेंट को अगर आप पे करोगे तब भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि नॉन रेसिडेंट के लिए तो टीडीएस 195 में कंपलसरी डिडक्ट होगा ही होगा। ये बात समझ में आई। हाउ दे फ्रेम द क्वेश्चन ऑफ टीडीएस, जहां रेसिडेंट लिखा है हटा के नॉन रेसिडेंट कर दिया।
और यहाँ पे यही वाली लिमिट रख दी। अब तुम कंफ्यूज, इन्होंने केस बना दिया। केस नंबर ए, नॉन रेसिडेंट ने पे किया, नॉन रेसिडेंट को पे किया हमने, कितना पे किया नॉन रेसिडेंट को, 5000 डिविडेंड। एक बार पे किया 4500 डिविडेंड, एक बार पे किया 6000 डिविडेंड। बताओ टीडीएस का इम्प्लीकेशन। फिर इधर दे दिया रेसिडेंट को पे किया 5000, रेसिडेंट को 4500 पे किया, रेसिडेंट को 6000 पे किया। अब इनका इम्प्लीकेशन बताओ। और तुम्हारे लिए पता है वही क्या हो गया, ओहो नया एडजस्टमेंट आ गया। यही तो होता है। तो तुमको हर सेक्शन को ऐसे प्रोबेबिलिटी वाइज लगा लगा के सोचना पड़ेगा। मैम ऐसा भी तो हो सकता है, कैसा हो सकता है, फॉरेन कंपनी डिविडेंड पे कर रही है किसको, रेसिडेंट को। ये तो उल्टा ही हो गया, फॉरेन कंपनी रेसिडेंट को डिविडेंड पे कर रही है। पहली बात तो यहाँ लिखा क्या था, पेमेंट बाय डोमेस्टिक कंपनी, तो यहाँ टीडीएस का कोई सेक्शन ही नहीं इम्प्लीमेंट होगा। तो पता है क्या ये लोग क्या करते हैं, पेयर चेंज कर देंगे, पे ही वही रखेंगे। पेयर पे ही वही रख के हो सकता है अमाउंट में क्या कर दे, इक्वल टू पे लेके आ जाए, ग्रेटर देन पे लेके आ जाए, लेस देन पे लेके आ जाए। तो ये पूरे टीडीएस के क्वेश्चन बनाने के तरीके। अब और कुछ भी नहीं करा इन्होंने, क्या किया, मैम डोमेस्टिक कंपनी पे कर रही है एक रेसिडेंट को डिविडेंड। कितना डिविडेंड पे कर रहे हैं मैम, 4000 डिविडेंड पे कर रहे हैं कैश में। मैम रेसिडेंट को पे किया डिविडेंड, कितना पे किया, 5000 पे किया इलेक्ट्रॉनिक मोड में। मैम रेसिडेंट को पे कर रहे हैं डिविडेंड 6000 अगेन इन कैश। अब क्या हो गया, ओहो मैम ये भी नया एडजस्टमेंट हो गया। क्या किस चीज पे खेला उसने, अमाउंट पे खेला और साथ में कैश अदर देन कैश, यही सारी इनकी कहानी चल रही थी। गॉट दैट, आया समझ में। तो ये कुछ नहीं है, पूरा टीडीएस के जब तुम क्वेश्चन करोगे, पूरे टीडीएस के क्वेश्चन में तुमको यही नई नई वैरायटी मिलती जाएगी। इधर से उधर, इधर से उधर, बस खेलते रहते हैं, प्रोबेबिलिटीज करते रहते हैं और तुमको आंसर देना उन प्रोबेबिलिटीज के बेसिस पे। तो व्हाट इज माय टिप फॉर टीडीएस एंड टीसीएस, पेयर को चेंज करके देखो, पे को चेंज करके देखो, अमाउंट को चेंज करके देखो, तुम्हारा दिमाग चलेगा और तुम्हें फिर क्वेश्चंस करोगे ना तो पता चलेगा यही सारे तो क्वेश्चन दे के रखे हैं। अंडरस्टूड। अब मैम टीडीएस डिडक्ट होगा ही नहीं, कब नहीं होगा टीडीएस डिडक्ट, एलआईसी, जीआईसी या अदर इंश्योरर को आपने डिविडेंड पे किया है, एलआईसी को पे करते हो, किसी भी तरह की इंश्योरेंस कंपनी को तुम डिविडेंड पे करो, उनका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अब और क्या कर दिया इन्होंने, डोमेस्टिक कंपनी ने डिविडेंड पे किया है किसको, सबसे पहले एलआईसी को डिविडेंड पे किया है, कितना, 6000 कैश में। अब तुम क्या कर रहे हो बैठ के, अरे 6000 कैश में हो गया, और बोला था अगर कैश में अगर आपने पे किया तो डिविडेंड पक्का डिडक्ट होगा। पर ये तो देखो कि ये 5000 की लिमिट सिर्फ इंडिविजुअल के लिए, एलआईसी जीआईसी के लिए कुछ भी नहीं लिख के रखा। तुम समझ रहे हो, एक ही तो छोटा सा सेक्शन था, उसमें कितनी प्रोबेबिलिटीज बन सकती है, और ये सारी प्रोबेबिलिटी तुम्हारे नए एडजस्टमेंट होते हैं। नए एडजस्टमेंट कहीं आउट ऑफ बॉक्स नहीं आते, हर एक सेक्शन से उठ के आते हैं। आई ये बात समझ में। राम वीडियो ऑन कर लो, अभी तक कनेक्ट ही नहीं हो पाए। अब ये बहुत अच्छा सेक्शन है, इसको भी रोक के रख रही हूँ, छोटे छोटे पहले सब निपटा रहे। तो मैम 192 सैलरी था, 192 ए ईपीएफ था, देन 194 डिविडेंड था। ये 3 सेक्शंस हमने अभी किए। 193 हटा दिया अभी के लिए, 194 ए अभी के लिए हटा दिया, इसको डिटेल में करना है इसलिए। फिर आते हैं मैम 194 बी एंड 194 डबल बी। जैसा बोला जाता है बड़े लोग और फिर बहुत बड़े लोग, वही बोलते हैं ना। तो बड़े लोग छोटे मोटे चीजें खेलते हैं, क्रॉसवर्ड पजल और ये सब, ठीक है, लेकिन बहुत बड़े लोग हॉर्स में पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो दोनों ही सेक्शन, चाहे बी लो चाहे डबल बी लो, दोनों ही सेक्शन में अगर 10,000 से ऊपर आप विनिंग का पेमेंट करते हो, तो इफ इट इज पेड अबाउट 10,000 तो 30% टीडीएस लगेगा। इंपॉर्टेंट सुनो मेरी बात मैम, ये सेक्शन किन के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ रेसिडेंट का टीडीएस काटोगे या फिर नॉन रेसिडेंट का भी काटोगे। मैम एक चीज, अगर हम टीडीएस नॉन रेसिडेंट का डिडक्ट करते हैं तो 30% तो होगा ही, साथ में क्या हो सकता है, सरचार्ज, साथ में क्या हो सकता है, हमेशा होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। क्योंकि हमने सीखा था शुरुआत में
कि अगर आप 192 की बात करो और अगर एक नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी को पेमेंट करते हो तो ये फ्लैट रेट नहीं होता है, फ्लैट रेट के साथ सरचार्ज भी हो सकता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी कंपलसरी होगा ही। याद आया? तो मैम ये सेक्शन किसके लिए है? चाहे बी की बात करो चाहे डबल बी की बात, चाहे रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट, दोनों के लिए एप्लीकेबल। अच्छा, तो मेरा यहाँ पे जो चार्ट बन रहा था उस चार्ट में अब रेसिडेंट प्लस नॉन रेसिडेंट की क्या बन जाएगी, लिस्ट बढ़ रही है मेरी। पहले 192 था, फिर 192 ए आया, फिर 192 बी आया, 194 बी आया, फिर 194 डबल बी भी आ गया। आया? तुम्हें पता है क्या पता चलेगा, सिर्फ लिस्ट इसकी बढ़ने वाली है, ये लिस्ट बहुत छोटी है। तो तुमको पता है याद क्या करना है, जो छोटी लिस्ट है वो याद करोगे, ऑटोमेटिकली याद सब हो चुका होगा, लेकिन मेरा दिमाग रहेगा ओनली रेसिडेंट ओनली नॉन रेसिडेंट को ज्यादा याद कर लो, बाकी सब तो वैसे ही सबके लिए। अंडरस्टूड है? अब मैम कोई भी पर्सन अगर विनिंग देता है किसी भी पर्सन को, तो अगर ये 10,000 के अबाव है तो यहाँ पे कंपलसरी हमको क्या करना पड़ेगा, 30% टीडीएस होगा। लेकिन नॉन रेसिडेंट है तो 30 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस और साथ में क्या आएगा, सरचार्ज इफ एप्लीकेबल। ठीक है मैम, एक और चीज है ना इसकी, क्या आपने बताया था ना, वैसे तो पे और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर होता है, लेकिन यहाँ पे आपने वो एक्सेप्शन कराया था ना, ये पेमेंट बेसिस पे डिडक्ट होते हैं। तो ये दोनों चीज क्या होंगी, पेमेंट बेसिस पे हमारी क्या हो जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी। ठीक है मैम, और चीज क्या मैम, हॉर्स रेस से जीते, हाँ जीते। क्रॉसवर्ड पजल से जीता, हाँ जीता। कितना जीता मैम, सपोज करो 50,000। ये तो मनी पे कर दिया, कैश, डन। कैश पे करोगे, उसमें से टीडीएस डिडक्ट कर लोगे। मैम 50,000 की जगह 80,000 ले लेते हैं, आईफोन जीता भाई साहब ने। अब कैसे करें, उसको क्या बोले, आईफोन का कुछ टुकड़ा रखेंगे? ऑब्वियसली नहीं। हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे भाई देख तेरे को आईफोन मिलेगा, उससे पहले तेरे को गवर्नमेंट के पास जाके क्या करना पड़ेगा, टीडीएस पे करना पड़ेगा। अगर आप टैक्स पे नहीं करते हो, इन दैट केस, अगर आप क्या नहीं कर रहे हो, टैक्स पे नहीं कर रहे हो, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, हम आपको आपकी विनिंग नहीं देंगे। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे कोई भी पर्सन हो सकता है, हाँ, किसी भी पर्सन को दे सकते हो, हाँ। काइंड में देना है तो पहले हमारे को इंश्योर करना पड़ेगा, डिडक्टर को क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई सामने वाले पर्सन ने टीडीएस पे किया है। ठीक है, और इसके ऊपर तुम्हारी क्या है, केस स्टडी भी है इसी चीज पे कि अगर विनिंग होगा तो विनिंग अगर काइंड में है तो कैसे इंश्योर करेंगे कि टैक्स डिडक्ट हुआ या नहीं। सामने वाले को पहले टैक्स पे करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही उसकी विनिंग उसको देनी पड़ेगी। ठीक है मैम, गेन होगा तो आप टीडीएस डिडक्ट करवाओगे। व्हाट इफ अगर लॉस है तो, अगर सपोज करो लॉस है, हॉर्स रेस में लॉस है, क्रॉसवर्ड पजल में लॉस है, तो क्या लॉसेस को सेट ऑफ करने को मिलेगा मुझे? तो बोलते हैं कि टीडीएस ऑन इनकम आफ्टर सेट ऑफ लॉस ले, या फिर ग्रॉस बेसिस पे मुझे टैक्स डिडक्ट करना होगा। जैसे मैम पहली बार हॉर्स रेस की थी, फर्स्ट हॉर्स रेस में मुझे इनकम हुई थी 1 लाख रुपीज, बढ़िया। सेकेंड हॉर्स रेस की लॉस हुआ कितना, 30,000। थर्ड फिर से हॉर्स रेस की लॉस हुआ कितना, 40,000। फिर फोर्थ हॉर्स रेस की फिर से इनकम हो गई 50,000। मैम समझना है, मैं ये करना है कि क्या ये 50,000 में पहले मैं ये लॉसेस को सेट ऑफ कर सकती हूँ, कि मुझे ग्रॉस बेसिस पे ही क्या करना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो आप कोई सेट ऑफ आपको अलाउ नहीं है, आपको ग्रॉस बेसिस पे ही टीडीएस डिडक्ट करना है, किसी तरह का सेट ऑफ टीडीएस पर्पस के लिए अलाउ नहीं। समझो ये बात, टीडीएस के पर्पस के लिए किसी तरह का सेट ऑफ अलाउ नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टीडीएस की पर्पस के लिए सेट ऑफ अलाउ नहीं है, बट जब मैं मैम रिटर्न फाइल करूंगी, मेरी अदर इनकम वगैरह सब दिखाऊंगी, तब सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करो ना। हम सिर्फ टीडीएस के पर्पस के लिए मना कर रहे हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में? लिख लो पहले 194 में क्या लिखा था, बी में क्या लिखा था, और डबल बी में क्विक लिखो।
डन संजना? यस मैम। अब पता है बाद में भी क्या करना, स्पेसिफिकली बाद में भी, जब जिसको बोलते हैं ना अपन रिकॉल सेक्शन, वो यही होते हैं। अभी क्या क्या अच्छे से समझ रहे हैं, दिमाग में अभी है, बिना देखे एक बार रिकॉल कर लिया, लिख लिया। और लिखने में क्या करना है, 194B रेसिडेंट के लिए भी है, नॉन रेसिडेंट के लिए भी, पूरी लाइन नहीं, ये जो नोट्स है वो क्या है, रिकॉल ही तो है, जिसमें बस लिख दिया ये रेसिडेंट, ये नॉन रेसिडेंट के लिए 30% पे होगा, नॉन रेसिडेंट होगा, लेकिन मुझे उसमें क्या करना है, सरचार्ज अगर है तो वो लगाना पड़ेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना पड़ेगा। तो ये क्या बिना देखे तुम एक्चुअल में वो बचपन वाला काम कर रहे हो जो रट के हम लोग लिखते थे। अब ये इन लोग को सबको पता है, मैं शुरू से बता चुकी हूँ। सपोज तुमने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया, ठीक है, अब क्या होता है मैम, पेपर में जब पेपर आता है ना, 15 मिनट होते हैं, वहां पे भी रीडिंग करके समझना होता है कि इसका आंसर क्या होगा। तो जैसे ही पूरा चैप्टर तुम कर चुकी हो, पूरा चैप्टर हो गया तुम्हारा, अब मुझे टीडीएस के क्वेश्चन करने हैं, तो क्या देती हूँ मैं, 45 मिनट्स का टाइमर लगाती हूँ। अब ये 45 मिनट्स में क्या करना है, आंसर लिखना ही नहीं है मुझे, बट मुझे ना वो इतना बड़ा क्वेश्चन दिया, मुझे उसके सबसे लास्ट सबसे पहले जाना है स्पेसिफिकेशन पे कि मांग क्या रहा है, और देखना ये एसएससी कौन सा है। लास्ट में दिया टीडीएस टीसीएस इम्प्लीकेशन, तो बात ही खत्म, मुझे तो एसएससी भी देखने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे समझ में आ गया टीडीएस का क्वेश्चन है, तो अब पता है क्या करो, सिर्फ ढूंढते जाओ, पेयर कौन, पेई कौन, कितना अमाउंट है, ये सारी चीजें, मतलब क्वेश्चन की पूरी कहानी भी नहीं पढ़नी होती है। पेयर देखो, पेई देखो, जो जो चीजें मुझे जरूरत पड़ती है टीडीएस टीसीएस के लिए, मुझे वही तो देखना है, डेट्स देखनी है। तो इसका मतलब क्या है, 45 मिनट्स में अगर 20 क्वेश्चन है ना, तो उसकी स्कैनिंग कर लो कि क्वेश्चन में, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, मुझे समझ में आया, अरे यार इसमें 194C लगेगा और मेरे हिसाब से 10%, बस इतना सा आंसर लिख के रखो, छोटा छोटा, जो भी तुम रिकॉल कर रही हो ना, बस इतना ही आंसर लिख के रखो। 45 मिनट्स के बाद कम से कम 20 क्वेश्चन क्यों हो जाने चाहिए इतना, क्योंकि 15 मिनट में वहां पे तुम 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन एनालाइज कर लेते हो, तो यहाँ 45 मिनट्स में तो 20 क्वेश्चन कम से कम ऐसे छोटा मोटा लिख सकते हो ना। अब मैम कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जो नहीं है, मार्क कर लो, ये नहीं आया, ये नहीं आया, तो जैसे 45 मिनट्स होंगे, दूसरे दिन तुम 3 घंटे का स्लॉट लगाओगे। पहले दिन क्या किया हमने, लर्निंग की, अंडरस्टैंडिंग की, रिकॉल किया, दूसरे दिन 45 मिनट्स स्कैनिंग की, जो पेपर की स्कैनिंग होती है वैसे ही चैप्टर वाइज स्कैनिंग करते हैं। फिर उसके बाद थर्ड डे पे क्या, 3 घंटे का टाइम, क्योंकि एग्जाम में भी 3 घंटे ही बैठते हैं, 3 घंटे में सारे आंसर्स लिखने करने। अब मैम जहां जहां अटक गए थे ओपन करके अभी देख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम नहीं, बट टारगेट ये कि मैक्सिमम 2 दिन 3-3 घंटे का टाइम लो और उस चैप्टर को फिनिश करो। तो ऐसे डीटी का एक स्लॉट मैक्सिमम 3 घंटे का ही रहता है, बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ो, एक 3 से 3.5 4 घंटे सिर्फ डीटी को बुक करके रखो, बाकी अपना पढ़ते रहो। इससे प्रैक्टिस क्या होगी पता है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन की स्कैनिंग आ जाती है, तो पेपर में जब मिक्स आता है तो मुझे वैसे भी पता चल जाता है कि ये कौन से उसका, क्योंकि हम क्या करते हैं, पहले पढ़ के ही नहीं जाते कभी, ये सब ये कभी नहीं करते, और एग्जाम टाइम पे जाते से वहां पे हमको 15 मिनट में स्कैनिंग चाहिए, नहीं होती। आया? तो ये तुमको क्यों बता रही हूँ, पहले तुमको क्या करना है, ये जो जिस तरीके से अभी टीडीएस कर रहे, लर्न कर लिया अच्छे से। सेकंड हमको क्या करना है, स्कैनिंग, जिसमें छोटे छोटे तरीके से बस पेंसिल से अपना आंसर लिख दी कि मेरे को समझ भी आ रहा है कि नहीं, इतना पढ़ने के बाद। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि समझ ही नहीं आए, किसी किसी में गलतियां करोगी, वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कहाँ मैं वीक हूँ अभी। एंड लास्ट क्या होता है, लिख के 3-3 घंटे का 2 दिन लिख लिख के, कि एग्जाम में तुम इतनी स्पीड में लिख रही हो, जहां अटकोगी 2 मिनट रुकने के बाद आंसर चेक कर लेना और मार्क कर लेना कि इस पर मेरे को अभी भी फोकस करना है। तो तुम्हें मैक्सिमम ना 4 to 5 डेज हर चैप्टर को लगा करेंगे, बट इसको बोलते हैं एक्चुअल में डीटी की प्रिपरेशन, चाहे डीटी हो, आईडीटी हो, एफआर, कुछ भी हो, पढ़ाई करने का तरीका यही है, ठीक है। अब ये क्या, ये सारी चीजें मैं लिटरली लाइव बैच में करवाती हूँ, बट इस बार मेरे को नहीं पता मेरी किस्मत खराब है कि क्या लिटरली डिडंट गॉट द पंक्चुअल स्टूडेंट, अदरवाइज आई नेवर कन्वर्ट लाइक दिस, ठीक है। और वो भी 7 बजे, मुझे नहीं समझ में आ रहा, 7 इसको अर्ली बोलते हैं कि मुझे लगता था मैं लेट कर रही हूँ, और इस टाइम मेरी डीटी आईडीटी दोनों क्लास होती है। इस बार तो मैंने आईडीटी भी ऑफ करके रखी है मेरी हेल्थ रीजन से,
आई एम ऑल्सो इन पजल कि क्या बच्चे मिले मुझे, और ये सुन रहे होंगे अभी जब वो देखेंगे कि उन्हीं के लिए बोल रही हूँ। और कुछ लोग तो जैसे सेकंड ग्रुप में फेल हुए, फर्स्ट तो मतलब हो गया उनका, फर्स्ट ग्रुप में फेल हुए कि अब वापस फर्स्ट ग्रुप देना है, तो उनका तो जेन्युइन रीजन बेचारों का मैं समझ भी सकती हूँ। इनका क्या रीजन है सो के नहीं उठने का, वो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। चलो नाउ 194C, ये भी बहुत अच्छा सेक्शन है। मैं क्यों ये बाद के लिए छुड़वा रही हूँ, क्योंकि ये वो सेक्शन है जो 99% पेपर में मिलते हैं। अब 99 के बाद तो बचती नहीं है श्योरिटी, तो अभी हमने छोड़ के रखा 193, हमने छोड़ के रखा 194A, हमने अभी छोड़ के रखा 194C, क्योंकि इनके बहुत अच्छे अच्छे एनालिसिस हैं, इसलिए इसको अभी हम नहीं करते। और फिर छोटे 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 सेक्शंस क्या है हमारे, फिर छोटा सेक्शन 194D, डी मतलब डेथ, डी फॉर डेथ। तो मैम डेथ के बाद क्या होता है भाई, जब डेथ हो जाती है, नहीं डी फॉर यहाँ पे दलाल, डी फॉर इज व्हाट, दलाल। दलाल को मतलब क्या बोलते हैं मैम, एजेंट। ये एजेंट ही तो है जो हमको बोलते हैं अरे इंश्योरेंस करवा लो, अरे इंश्योरेंस करवा लो। तो मैम एजेंट को, ये जो एजेंट है इस एजेंट को कमीशन मिलती होगी, हाँ ये एजेंट है तो एजेंट को क्या मिलती है, कमीशन। अगर इसको 15,000 के अबाव, 15,000 की बात नहीं चल रही, अबाव 50,000, तो 15,000 के अबाव इन भाई साहब को अगर कमीशन मिलता है तो दैट इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ टीडीएस। कितना होता है उसका, 5%। और ये सिर्फ रेसिडेंट ही होना चाहिए, क्यों नॉन रेसिडेंट नहीं हो सकता? बाहर के लोग क्यों हमारी इंश्योरेंस कंपनी को प्रमोट करेंगे? नॉन रेसिडेंट एजेंट थोड़ी ना बाहर जाके यूएस में बोलेगा कि अरे इंडिया वालों से इंश्योरेंस लेके आओ, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे क्या है, अपना ज्यूरिसडिक्शन अलग है, उनका अलग है। तो जनरल सी बात थी कि एक रेसिडेंट पर्सन अगर क्या कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी एक रेसिडेंट, रेसिडेंट मतलब क्यों इतना इतना रेसिडेंट बोल रहे हो, वो लिस्ट बन रही है ना, ओनली रेसिडेंट में अभी आया कौन, एक ही आया था डिविडेंड, अब आ गया मेरा कौन, 194D, दलाल भाई साहब। जो क्या चाहिए मुझे, रेसिडेंट ही चाहिए। अगर इसको आप 15,000 के अबाव पे करते हो तो 5% का टीडीएस है। लेकिन मैम कई बार इंश्योरेंस कंपनी आपको पता है क्या करती है, अपने ही इंश्योरेंस पॉलिसी का री इंश्योरेंस करती है। ठीक है, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी का री इंश्योरेंस करती है। तो मैम क्या इंश्योरेंस कंपनी एक एजेंट की तरह वर्क कर रही है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करोगे, क्योंकि ये कोई एजेंट का पेमेंट नहीं है। क्या हुआ, खत्म हो गया। फिर क्या बचता है मैम, 194DA, ये हो गया डेथ के बाद। डेथ आफ्टर डीए, ये सारी चीजें कौन सी बीबी सर ने जो बना के रखी उसी को हम यूज कर रहे हैं। डी फॉर क्या है, डेथ आफ्टर। तो मैम डेथ आफ्टर पे क्या करना है, बहुत अच्छा सेक्शन है। जैसे ही आपकी लाइफ इंश्योरेंस की मेच्योरिटी होती है, क्या मैम ये कोई एक्सेप्शन है? हाँ, पेमेंट बेसिस पे यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होता है, ये वही वाला सेक्शन है। तो मैम जैसे ही आपकी डेथ होगी, आपकी एलआईसी मैच्योर होगी। हाँ बिल्कुल। तो मैम क्या यहाँ नॉन रेसिडेंट हो सकता है? कैसी बात करो, अभी तो यही बोला था हमको रेसिडेंट वालों को ही लेना है। तो अगर एक रेसिडेंट पर्सन को मैंने लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी का पैसा दिया, तो बोलते कि देखो 5% लगेगा टीडीएस। किस पे? आपने 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाया, तो मैच्योरिटी अमाउंट में से हम प्रीमियम माइनस कर देंगे। क्या करना चाह रहे हो, देखो भाई ये पर्सन था, हाँ ये पर्सन था, अभी तक जी रहा था, अब आगे जाके क्या हो गया, ये पर्सन गया, ठीक है। अब ये पर्सन चला गया, तो इसकी क्या हो जाएगी, एलआईसी मैच्योर हो जाएगी। एलआईसी मैच्योर होने पे क्या मिलेगा, पैसा पैसा, ठीक है। अब इस पैसे के लिए इन भाई साहब ने प्रीमियम भी तो भरी होगी, ये वो नहीं होगा मैचिंग कॉन्सेप्ट, इनकम माइनस एक्सपेंस। अच्छा, तो वो यही बोल रहा है कि इनकम माइनस एक्सपेंस करके तुम पे 5% का टीडीएस डिडक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो गया है, उसने मैच्योरिटी करवाई थी और 1 लाख की भी मैच्योरिटी नहीं थी, छोड़ देंगे उसको। वैसे भी 2.5 लाख तो हमने बेसिक एग्जाम्पशन रख रखा है, तो 1 लाख से कम की अगर उसका मैच्योरिटी अमाउंट है तो जा भाई, कोई दिक्कत नहीं, जी ले अपनी जिंदगी जो बची नहीं है, ठीक है। चलो मैम डेथ आफ्टर में क्या है, एक रेसिडेंट पर्सन है,
रेसिडेंट पर्सन की डेथ के बाद जो भी मेच्योरिटी अमाउंट होता है उसमें से मुझे टोटल प्रीमियम को क्या करना है, माइनस करना है। टोटल प्रीमियम माइनस करने के बाद 5% पे मुझे उस पर क्या करना है, टीडीएस इंप्लीमेंट करना है। लेकिन 1 लाख से कम है, मैं फिर बोल रही हूँ कम है। इंस्टीट्यूट देगा 1 लाख, इंस्टीट्यूट देगा 99, इंस्टीट्यूट देगा 1.5 लाख, और यही करता है। और वो हो सकता है दे दे नॉन रेसिडेंट। फिर समझ जाना, नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते वक्त डीए नहीं आता, 195 जनरल आएगा फिर वहां पे। ठीक है, बट पता है इसमें अब एक और लॉजिक है। अब लॉजिक क्या है, बोलता है देखो 194 डीए तो समझ गए, रेसिडेंट भी समझ गए, सब समझ गए, लेकिन वो बोलता है भाई तुम्हारा अगर मेच्योरिटी अमाउंट 1 करोड़ भी हुआ तो भी हम इस पे 5% का टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। ये कब होगा, इसके लिए यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा मुझे एटीसी डिडक्शन, डिडक्शन चैप्टर। और ये इससे समझ जाओ कि आईपीसीसी का मुझे कौन सी चीज है जो करनी पड़ेगी। आईपीसीसी के लिए मुझे एटीसी, मेन चीज है एटीसी जो मुझे करना पड़ेगा आईपीसीसी का। मतलब ले दे के पता है आईपीसीसी के सेक्शन इंपॉर्टेंट है एटीसी, एटीडी, क्योंकि एटीडी डीटी डबल ए में सबसे ज्यादा यूज होता है, पूरा डीटी डबल इसी से भरा पड़ा है। ये दो चीजें मेरे लिए हो गई इंपॉर्टेंट। और तुम पता है जब भी समझ में आईपीसीसी की कौन सी चीजें करनी है तो अच्छे से करना सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ये यूज होता है। इसके बाद डिडक्शन चैप्टर, सिर्फ वही डिडक्शन ज्यादा करना, ज्यादा मतलब अच्छे से, जो क्वेश्चंस में यूज होता है। क्वेश्चन में अब तक मुझे 80C, 80 डबल डी, 80M जो अपना डिविडेंड वाला था, ठीक है। इसके अलावा कोई यूज होता है 80 डबल जे डबल ए, इसके अलावा कुछ यूज होता ही नहीं। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ रहा है ये मेरे थरो होने चाहिए, बाकी एक रीडिंग हो जाए कि कुछ आ जाए तो हम करके आ पाए, बाकी उतना ही होता है। आया समझ में? तो मैम यहाँ क्या बोल रहे हो, यहाँ बोलते देखो तुम्हें आना है टाइमलाइन पे। ये क्या है, 1 अप्रैल 2012, ये हो गया 12/13, और ये 1 अप्रैल 2013। सीधी सी बात है, ये डेट को आप देखो, इस ईयर में, मतलब ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा अप्रैल 2012, 31 मार्च 2013, है ना। वो बोलते हैं इससे पहले अगर आपने क्या लिया है, प्री इंश्योरेंस ले लिया था, इस ईयर से पहले ही आपने इंश्योरेंस ले लिया, तो अगर इस ईयर के पहले आप इंश्योरेंस लेते हो तो अगर आपका पॉलिसी अमाउंट जो भी है उसका प्रीमियम अगर 20% आप पे कर रहे हो, या फिर जितना प्रीमियम पे किया विच एवर इज लोअर, तो ये पूरी की पूरी आपकी प्रीमियम जितना मेच्योरिटी अमाउंट है सब एग्जाम कर देंगे। मतलब मैंने यहाँ पे इस ईयर से पहले 1 करोड़ की पॉलिसी ली थी, प्रीमियम कितना पे कर रही हूँ, एक बार प्रीमियम पे कर रहे 2 लाख और एक बार पे कर रहे प्रीमियम 2.5 लाख। वो बोलता है प्रीमियम 20% तक है या 20% से कम है, मेरे को चल जाएगा, मैं पूरी पॉलिसी एग्जाम करने के लिए रेडी हूँ अगर इस ईयर से पहले आपने क्या लिया है, वो इंश्योरेंस। लेकिन अगर इस ईयर से पहले ही लिया और 20% से ज्यादा आपका प्रीमियम जा रहा है, टैक्सेबल होगी। तो अगर यहाँ पे बोलते हैं ये ईयर यही होना चाहिए 1/4/2012 के पहले, और अगर पहले है तो 20% बेंचमार्क के तुम्हारी पॉलिसी का, उससे कम हो सकती है लेकिन उससे ज्यादा हुई तो पूरी पॉलिसी टैक्सेबल। आया समझ में? अब मैम ये इस ईयर से पहले लेने वाले कौन हो सकते हैं, क्या डिसेबल पर्सन ले, दैट इज डिफरेंटली एबल पर्सन ले, या फिर एक नॉर्मल पर्सन ले, चलेगा क्या? अरे यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, चाहे कोई भी पर्सन हो, डिफरेंटली एबल्ड हो या फिर एबल्ड पर्सन हो, कोई भी लेगा हमें चलेगा। लेकिन मैम अगर इस ईयर पे ही लिया, इस ईयर में लिया, तो यहाँ पे भी चाहे कोई भी ले, डिफरेंटली एबल्ड ले या फिर एबल्ड पर्सन ले, कोई भी ले, यहाँ पे वो बेंचमार्क 10% कर दी। पर इस ईयर के बाद, ये ईयर खत्म होने के बाद नॉर्मल जो है दैट इज एबल्ड पर्सन का तो 10% ही कंटिन्यू होगा, जो डिफरेंटली एबल्ड है उनके लिए 15% कर दिया बेंचमार्क।
तो एक सिंपल क्रक्स बोले, 12-13 के बाद 15% इज फॉर डिसेबल्ड पर्सन, बाकी के लिए 10 है। 12-13 के ईयर में सबके लिए 10 है, और 12-13 के पहले सबके लिए 20% बेंचमार्क है। तो पहले 20%, फिर 10%, लेकिन वो ईयर के बाद सिर्फ डिसेबल्ड के लिए क्या हो गया, वो 15 है, बाकी के लिए अभी भी 10 कंटिन्यू आया। अगर मैम ये एटीसी एप्लीकेबल हुआ तो भले ही 1 करोड़ क्या तुम्हारे 5 करोड़ की मेच्योरिटी अमाउंट क्यों ना हो जाए, एग्जाम कर देंगे। डन। देन इफ पेड अप टू लिमिट, नो टीडीएस इरिस्पेक्टिव ऑफ मेच्योरिटी अमाउंट। अगर ये चीज आप फिर मेच्योरिटी पे पे करते हो तो जो तुम्हारा अमाउंट हमको उससे कोई मतलब ही नहीं। तो अभी तक कितने सेक्शन किए, 192, 192A, 194, 194B, 194BB, देन 194D, 194DA। अब क्या सिर्फ सेक्शन से याद आ रहा है कौन सी चीज क्या थी? अब इसमें भी मैं करूं मैम, ये Yes. था रेसिडेंट, बोलो। हाँ मैम, याद आ रहा है। ठीक है, ये था रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के लिए, ये भी था रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के लिए, ये था सिर्फ रेसिडेंट के लिए, ये भी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के लिए, ये भी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट के लिए, फिर वो दलाल भैया ये भी रेसिडेंट थे, ये भी रेसिडेंट थे। ये क्या कर रहे हैं, रिकॉल ही तो कर रहे हैं, और करना है इसको रिकॉल। ये स्लैब रेट था, ये पेमेंट बेसिस था, ये क्या था 10% या फिर मैक्सिमम मार्जिनल रेट था, और इसमें क्या था, कोई भी पर्सन हो गया, यहाँ पे लेकिन था क्रेडिट पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सोच लो, क्रेडिट पेमेंट, पेमेंट। हाँ ये भी मैम पेमेंट था। फिर ये क्या था 194 डिविडेंड था, डिविडेंड के लिए भी मुझे क्या करना था, पेमेंट बेसिस पे करना था। ये क्या है, ये भी पेमेंट बेसिस, ये भी पेमेंट बेसिस, ये 30% था, ये 10% था, ये 5% अबाव 15,000, राइट। हाँ, ये कितना था, ये भी 5% था, लेकिन 5% मेच्योरिटी माइनस इंश्योरेंस पेमेंट। कितनी देर लग रही है टीडीएस को रिकॉल करने में? जैसे जैसे लर्न होता जाएगा, पेयर, पेई, रेट, एक्सेप्शन, कंडीशन, बस इतना ही करना है, ठीक है। अब आते हैं ये किसके लिए, ये एक लौता सेक्शन अभी तक आया जो सिर्फ नॉन रेसिडेंट के लिए है, और जो सिर्फ नॉन रेसिडेंट के लिए है ये फ्लैट रेट नहीं होता है, इसमें सरचार्ज भी होगा, इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी होगा। याद आया? फिर 194E नॉन रेसिडेंट, कोई भी पर्सन पे कर रहा हो मुझे उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या बोलता है कि 194E किसके लिए, एक नॉन रेसिडेंट के लिए। कोई भी पर्सन इस नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करे, किस, या तो ये नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन है, या फिर स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, या फिर कोई एंटरटेनर है, लेकिन ये सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए। ये मेरा हाईलाइट पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम में वो क्या देंगे, नॉन रेसिडेंट भी दे दिया, स्पोर्ट्स पर्सन भी दे दिया, और फिर छुपके से लिख दिया सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वहां पे ये सेक्शन नहीं लगेगा, वहां लगेगा 195। तो यहाँ पे बस अगर वो इंडियन सिटीजन नहीं है, और या तो स्पोर्ट्स पर्सन है, या फिर एंटरटेनर है, या स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, तो उसको जो इनकम होती है उस पर डायरेक्ट 20% की रेट पे क्या लगता है, टीडीएस। कितना लगता है, 20%। यहाँ लिख लेना, यहाँ मिसिंग है, 20% की रेट पे क्या होगा, टीडीएस। और मैम हेल्थ एंड एजुकेशन से रहेगा सरचार्ज इफ एप्लीकेबल, ठीक है। अब मैम आपने बोला स्पोर्ट्समैन, एम्पायर इज नॉट अ स्पोर्ट्समैन, मैच रेफरी इज नॉट अ स्पोर्ट्समैन। तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्पोर्ट्समैन नहीं है उस पे क्या लगेगा, 195 एप्लीकेबल होगा। अंडरस्टूड? ठीक है, ये क्या हुआ हमारा 194E फॉर नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स पर्सन बट शुड नॉट बी अ इंडियन सिटीजन, वो खत्म हो गया, ठीक है।
मैम एम्पायर और रेफरी दोनों पे 195 लगेगा ना? हाँ, क्योंकि दे आर नॉट स्पोर्ट्समैन, देखो यहाँ लिखा ना, ये स्पोर्ट्समैन थोड़ी ना है। देन कमिंग टू 194 जी, जी फॉर गैम्बलिंग। ये सिंपल है, पता है, चाहे आप 194 डी लो, 194 जी लो, 194 एच लो, सब में लिमिट सेम है। 15,000, 15,000, सबकी लिमिट सेम है और सबका रेट भी क्या है, सेम है, 5%, 5%। तो मैम डिफरेंस है क्या कुछ? डिफरेंस एक ही जगह आएगा जो अभी हम करेंगे। गैम्बलिंग करने वाला तो कोई भी पर्सन हो सकता है, चाहे रेसिडेंट करे या नॉन रेसिडेंट करे, उसमें हम रोकते भी नहीं। फेमा अगर तुमने पढ़ा हो तो फेमा में भी आके करने देते उनको, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग सब करो, लेकिन इंडिया से पैसा नहीं ले जाने देते, ठीक है। तो यहाँ वो बोलते जो करना है करो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब भी 15 के अबाउट जाओगे, 15 के अबाउट जाओगे, 5% का तुमको क्या करेंगे हम, टीडीएस। तो मैम ये सेक्शन फिर किसके लिए आ गया, रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट के लिए, ठीक है। फिर मैम एच, एच फॉर कमीशन ब्रोकरेज, ठीक है। हाउस के लिए ऐसा सर याद दिलाते ना, हाउस के लिए कमीशन ब्रोकरेज देते हो, तो यहाँ पे अगर आप कमीशन ब्रोकरेज एक रेसिडेंट पर्सन को दे रहे हो, यहाँ पे सिर्फ रेसिडेंट पर्सन, तो यहाँ पे अगर हाउस ब्रोकरेज रेसिडेंट पर्सन को दे रहे हो, तो इसको कैसे याद रखें मैम, घर पे तो वही, यहाँ पे घर वही खरीदेगा ना जो ज्यादा यहाँ पे रहता है, और ज्यादा यहाँ पे रहते कौन है, रेसिडेंट। तो मैम यहाँ पे अगर कोई भी पर्सन एक रेसिडेंट को क्या कर रहा है, अगर कमीशन ब्रोकरेज उसको हो रही है, तो 5% की रेट से टीडीएस लगेगा। लेकिन मैम डिडक्टर को बोला है कि भाई सुनो, अगर तुम एक इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो, ठीक है, अगर तुम एक इंडिविजुअल और एचयूएफ हो और तुम्हारा टर्नओवर जो है पिछले साल इतना क्रॉस नहीं हुआ कि तुम्हारा टैक्स ऑडिट होना चाहिए, तो तुम टीडीएस भी डिडक्ट मत करना। तो ये अभी सेक्शन ये भी लर्न करेंगे कि किन किन सेक्शंस में ये इंडिविजुअल एचयूएफ का बाइफर्केशन है। तो बोलते हैं कि अगर 194 जी एच, अगर कोई भी पर्सन, अगर वो इंडिविजुअल है या एचयूएफ है और उसका टर्नओवर पिछले ईयर में क्रॉस नहीं हुआ इतना जिसके कारण उसको टैक्स ऑडिट करना पड़ जाए, तो उसको टीडीएस डिडक्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मैम मतलब ये नॉन ऑडिट वाली पार्टी हो गई ना? ठीक है। अब एक चीज और मैम, यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, हाउस, हाउस का कमीशन ब्रोकर जिसे सिर्फ बोलने के लिए, ठीक है। मैम यहाँ पे पता है क्या हुआ, सामने वाले ने सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट करा है, ये कोई इनकम नहीं हुई उसको, सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट करा है, तो भाई सिक्योरिटी रिलेटेड थोड़ी ना टीडीएस करने का बोल रहे हैं। हम तो बोल ही रहे ना, कमीशन एंड ब्रोकरेज अगर पे किया है तो टीडीएस डिडक्ट करना है, ठीक है। मैम आपको पता है स्टैम्प, स्टैम्प खरीदते हैं, एक स्टैम्प खरीदोगे 100 रुपए का ही पड़ता है, लेकिन अगर हम ऐसे 50,000 स्टैम्प खरीदे तो डिस्काउंट भी तो मिलता है। तो मैम इस डिस्काउंट को क्या बोलोगे, क्योंकि हम बल्क में खरीद रहे हैं, तो क्या ये कमीशन बोल देंगे उस सामने वाले पर्सन को कि तू हमारे यहाँ से 50,000 यूनिट्स खरीद रहा है तो ले तेरा कमीशन। डिस्काउंट इज डिस्काउंट, डिस्काउंट इज नॉट कमीशन। तो तुमको पता है कहाँ पे कंफ्यूज करेंगे, पढ़ने में तो कितना इजी हो गया, इंस्टीट्यूट सिर्फ इतनी सी चीज पे बनाएगी क्या, केस स्टडी। तुम पहले तो ये सोचोगे बैठ के कि डिस्काउंट है कि कमीशन है, तो फोकस इन्हीं चीजों पे करो जहां उसको केस स्टडी बनाने का मौका मिलता है, ठीक है। मैम इंसेंटिव अगर डिस्ट्रीब्यूटर को पे करेंगे तो, भाई डिस्ट्रीब्यूटर को इंसेंटिव पे करे वो बात, तुम बताओ, डिस्ट्रीब्यूटर को इंसेंटिव पे किया, उसको क्या बोला, भाई तू इतना टर्नओवर करवा दे तो तेरे को इतना क्रेडिट मिलेगा, ये कमीशन है क्या? नहीं। तो यहाँ पे भी क्या है, नहीं, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन एक कंसाइनर कंसाइनी को पेमेंट करता है तो वो कमीशन हो सकता है, उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। तो अभी तक क्या क्या किया फिर से, अब तुमको याद आना चाहिए सेक्शन कौन से, मैं सिर्फ लिख रही हूँ, ये सेक्शन किया,
अगर ये लिखते लिखते सारे याद हो रहे हैं, इसका मतलब टीडीएस चैप्टर याद होता जा रहा है। और ये लिखने का सेंस क्या है, मेरे को बार बार वही तो हो रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़े 15 मिनट, फिर रिकॉल किया पुराना, फिर थोड़ा आगे बढ़े 15 मिनट, फिर पूरा रिकॉल किया। तुम्हें शायद याद होगा संजना, या फिर मैंने तुम्हें बताया कि नहीं, यही टेक्निक होती है ना, 15 मिनट पॉज रिकॉल। हर 15 मिनट बाद पुराना एक बार रिकॉल कर लो। तुम यकीन मानना, तुम्हारा टीडीएस का रिवीजन जल्दी होगा कंपेरेटिवली किसी और चैप्टर से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म मेमोरी में 60% तो जा ही है। ठीक है। अब मैम ये क्या है, देखो, एयरलाइन क्या करती है, अपने एजेंट को पेमेंट करती है। ठीक है, बोलते हैं ना कि हमारी टिकट्स वगैरह बुक करवा दो, एजेंट को पेमेंट जाती है। मैम ये समझ नहीं आ रहा कि एजेंट तो क्या है, अपने हिसाब से प्राइस देता है। अलग 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 प्राइस होती है, वो अपने हिसाब से हर पर्सन को अलग अलग प्राइस देगा। तो मैं टीडीएस डिडक्ट किस पे करूं? अब उससे एजेंट से एक एक बार फोन कर करके थोड़ा ना पूछेंगे इसको कितने में दिया, उसको कितने में दिया। बोलते देखो, जब भी एयरलाइन एजेंट को क्या देती है, टिकट देने को तो बोलती है देखो मैक्सिमम 10,000 में बेच सकते हो ये टिकट, और तुम्हें डिस्काउंट देना है तो दो, लेकिन ये टिकट 8,000 से नीचे नहीं जा सकती। इनके बीच में जो तुमको करना है करते रहो। मैक्सिमम 10,000, मिनिमम 8,000, इसके बीच में रहना चाहिए, इस तक रहना चाहिए, लेकिन तुम इससे पार नहीं जा सकते, इसके आर भी नहीं आ सकते। तो मैम अब टीडीएस डिडक्ट किस पे करें? तो बोलते हैं टीडीएस डिडक्ट करने के लिए मैम क्या हम डिफरेंस ले लें इन दोनों के बीच का, और मान ली यही उसकी कमीशन हो गई। कैसे मान लोगे? किसी को वो 9,500 में दे रहा है, तो उसकी कमीशन कहाँ से हो गई? 2,000 पूरी। क्या ये बात समझ में? तो अब क्या करें? इस पर लें, इस पर लें, या फिर हम मिनिमम वाला ही ले लें कि चलो भाई मिनिमम तो इतने में ही बेचेगा, या फिर टीडीएस के लिए ये मैक्सिमम ले लूं, या फिर दोनों का डिफरेंस ले लूं। तो स्पेसिफिकली बोल रहा है अब इतना इतना तो कैलकुलेशन करने बैठ नहीं सकते इंडिपेंडेंटली, तो एक मोटा मोटा क्या करो, डिफरेंस ले लो और मान लेंगे यही कमीशन। तो ये तो जबरदस्ती वाला है, लेकिन हाँ कुछ तो चाहिए ना ईज करने के लिए। तो बोल दिया इसी को ले लो, ये मान लेंगे हम क्या है, कमीशन। आया? तो बहुत सारे सेक्शंस होते जा रहे हैं। ठीक है, पहले 2 मिनट का ब्रेक। तुम एक बार पूरा 192 से यहाँ तक रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, रेट क्या है, ये सारी चीजें शॉर्ट में लिखो, फिर इस पे बढ़ते हैं।
हो जाए तो बताना। हो गया मैम। करें आगे? Now they are sending me sorry messages. चलो स्टार्ट करते हैं। Are you here? यस मैम। अब ये इम्पोर्टेंट, बिल्कुल 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 इम्पोर्टेंट है। दैट इज आई को कहाँ घर में रखा है? रेंट पे। ठीक है, चलो तो 194 आई रेंट। अब ये बोलता है देखो रेंट पे तो कोई भी पर्सन रह सकता है। अरे एक नॉन रेसिडेंट भी है बेचारा, तो घर तो चाहिए ना उसको। समझ रहे हो? एच में मैंने क्या बोला? घर यहाँ पे लेगा ही कौन? जो रहने वाला है। तो मेरे को रेसिडेंट चाहिए, उसको ऐसे याद रखा। पर रेंट पे तो एक रेसिडेंट भी रह सकता है, एक नॉन रेसिडेंट भी रह सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो कोई भी पर्सन रेंट पे दे सकता है। हाँ, क्यों? नॉन रेसिडेंट के घर यहाँ पे नहीं है? बिल्कुल है, वो भी रेंट पे देते हैं। तो कोई भी पर्सन, एक कोई भी पर्सन किसी और पर्सन को रेंट पे दे सकता है। अब क्या रेंट पे देगा? दिमाग में सिर्फ रेंट पे हाउस ही क्यों आता है? क्यों प्लांट एंड मशीनरी नहीं हो सकती? क्यों इक्विपमेंट नहीं हो सकते? फर्नीचर नहीं हो सकता? कुछ भी रेंट पे हो सकता है। ठीक है, तो 194 आई फॉर रेंट। रेंट पे क्या है? आई ने काय का बिजनेस स्टार्ट किया? रेंटिंग का बिजनेस। अब आई कौन सा रेंट कर रही है? लैंड भी दे देती है, बिल्डिंग भी दे देती है, इक्विपमेंट दे देती है, प्लांट एंड मशीनरी सब रेंट पे देती है। पर बोलते हैं कि देखो अगर ये देने वाला पर्सन इंडिविजुअल है, अब आई से थोड़ा ना बोलेंगे कि आई टीडीएस डिडक्ट करो, इतना समझता ही नहीं, उन्होंने तो बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो बोलते देखो इंडिविजुअल एचयूएफ अगर तुम्हारा टर्नओवर क्रॉस नहीं हुआ है, शांति से बैठ जाओ, तुमको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। और पता है ये वही तो करेंगे, इंडिविजुअल देंगे तुमको, इधर टर्नओवर में हेरफेर करेंगे, फिर यहाँ पे तो कोई भी पर्सन हो सकता है, यहाँ पे इस अमाउंट में हेरफेर करेंगे। तो सेक्शन पढ़ के समझते जाओ कि इनकी हेरा फेरी चलती कहाँ पे है। तो यहाँ पे बोल रहा है मैम इंडिविजुअल एचयूएफ है, टर्नओवर क्रॉस नहीं हुआ है, ये टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे लेकिन सपोज करो अभी हम मानते हैं कि वो लोग हैं जिनको टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी आती है, तो बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी दिया है तो 2% डिडक्ट करना, और अगर बिल्डिंग लैंड फर्नीचर दिया है तो 10%। ये बड़ी बड़ी चीजें हो गई ना, लैंड बड़ा, बिल्डिंग बड़ा, फर्नीचर्स दिए, बहुत सारा फर्नीचर, एक फर्नीचर तो नहीं, हम मान के चल रहे बहुत सारा दिए, तो 10%। लेकिन डिडक्ट तभी करना जब ये 2,40,000 के अबाव है तो। मैम 2,40,000 के अबाव है तो इक्वल टू पे, ठीक है, 240 पे कोई टीडीएस नहीं, मान गए। लेकिन अब पता है क्या है बात? ये है मैम ये एक ही पर्सन है, इसको बिल्डिंग भी दे दी रेंट पे, प्लांट एंड मशीनरी भी दे दिया, और कुछ भी मतलब मिक्स रेंट पे दिया, और ओवरऑल एक ही पर्सन से मुझे रेंट मिल रहा है 2,40,000। तो भी बात तो वही हो गई ना, हम बोल रहे हैं ओवरऑल पर्सन वाइज 2,40,000 नो टीडीएस। लेकिन ये हमने रेंट पे दिया, इनको भी दिया, इनको भी दिया, 5,40,000 कितने में? 5,40,000 में। मैम इधर भी 2.5 लाख के ऊपर निकल गए हम, यहाँ पे भी 2.5 लाख के ऊपर, दोनों मुझे रेंट दे रहे हैं, दोनों की दोनों मुझे रेंट दे रहे हैं। तो बोलते हैं हमें प्रॉपर्टी वाइज नहीं चलना, इंडिविजुअल पर्सन वाइज देखो। क्या एक इंडिविजुअल पर्सन आपको 2,40,000 के अबाउ रेंट देता है? हाँ देता है, तो टीडीएस डिडक्ट होता है। वहीं अगर ये प्रॉपर्टी मेरी 5 लाख की होती, 2,50,000 ये रेंट दे रहा है, 2,50,000 डिडक्ट होगा टीडीएस? बिल्कुल होगा। अब मेरी प्रॉपर्टी 4 लाख की है, यहाँ 2 लाख, यहाँ 2 लाख, अब डिडक्ट होगा? नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी वाइज नहीं चलते हम, यहाँ पे हम पर्सन वाइज चलते कि क्या मुझे 2,40,000 के अबाउ रेंट मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, तो टीडीएस डिडक्ट होता रहेगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटीज पता है कैसी आएंगी? सबसे पहले रेसिडेंट पर्सन ने दिया नॉन रेसिडेंट को, ठीक है, फिर रेसिडेंट पर्सन ने दिया
रेसिडेंट को, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, अभी पेयर पे ही में ही गोल गोल घुमाएंगे। फिर एक बार बोलेंगे नॉन रेसिडेंट ने दिया रेसिडेंट को, तुम नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट देख के पहली बार तुम नॉन रेसिडेंट देख के डर जाते कि अब करना क्या है। फिर नॉन रेसिडेंट ने दिया दूसरे नॉन रेसिडेंट को, क्योंकि तो एनी पर्सन चल रहा है। चलो यहाँ तक भी समझ में आ ही गया था। फिर यहाँ पे मैम जब रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को दिया तो कितना परसेंट बोल रहे हो आप, 10%। बस गलतियां मैम, सरचार्ज भी हो सकता है मैम, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ये कॉमन मिस्टेक। तो मैम अगर पे ही हमेशा जब भी नॉन रेसिडेंट रहेगा तो अपन सरचार्ज और एजुकेशन सेस लेंगे। हमेशा लेना है। शुरू में ही अपन ने किया था ना टीडीएस वाले में मैम, अगर रेसिडेंट ने रेसिडेंट को दिया तो भी 10% होगा, नॉन रेसिडेंट ने रेसिडेंट को दिया तो भी 10% होगा, यहाँ पे फिर 10 भी होगा, सरचार्ज भी हो सकता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होगा। चलो यहाँ तक बात समझ में आने ही लगी थी। फिर आगे पता है आपने क्या बोल दिया, ये हो गया 2,40,000 एग्जैक्ट। अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं करेंगे, नो टीडीएस पे आ जाएंगे। मैम इन्होंने लिखा है 2,50,000 भी लिखा है और एक जगह 2 लाख भी लिखा है। ये क्या किया इन्होंने, डिवीजन कर दिया। तो ये क्वेश्चन ही तो बन रहा है मेरा। फिर मैम यहाँ पे क्या करा, रेसिडेंट ने रेसिडेंट को ही दिया है 10%। कितना रेसिडेंट को दिया है, 2 रेसिडेंट्स को दिया है। एक देता है 2 लाख रुपीज, एक देता है मुझे 2,70,000। अच्छा, अब मैंने क्या कर दिया, प्रोपोर्शन डिवाइड कर दिया। तो भाई मैम यहाँ तो ये वाले से तो टीडीएस डिडक्ट होगा नहीं, पर इस वाले से टीडीएस डिडक्ट होगा। आया? यस मैम। तो ये क्या पता है क्या कर रहे, कुछ नहीं। यहाँ पे मैंने 50-50% लिया था, अब मैंने वो 50 हटा के 30-70 कुछ भी तो कर सकती हूँ मैं। तो ये बन गए इनके क्वेश्चन। आया? फिर ये हो ही रहा था मैम, बस ये हो ही रहा था, लेकिन फिर इन्होंने एक गेम और खेला। यहाँ बोल ही रहे थे ना मैम, पता है बट ये देने वाला कौन है, इंडिविजुअल, और इसकी टर्नओवर क्रॉस नहीं हुई। तो इतना बस लगने ही लगा कि टीडीएस काटेंगे, फिर समझ में आया कि नहीं, इंडिविजुअल है, टर्नओवर क्रॉस नहीं होगा। आया समझ में? तो ये क्या है, वे ऑफ फ्रेमिंग द क्वेश्चन। फिर चलो ये तो ठीक है, इसकी जगह एचयूएफ भी दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। अब मैम या तो टर्नओवर क्रॉस करवा देंगे या तो नहीं करवाएंगे, तो ये सारी प्रोबेबिलिटी डिसाइड करेगी भाई साहब का टीडीएस आएगा भी या नहीं आएगा। तो मैम टर्नओवर क्रॉस होगा तो वो इस सेक्शन पे नहीं आएगा। टर्नओवर अगर क्रॉस होगा तो वो इसी सेक्शन में डिडक्ट करेंगे। ओके। टर्नओवर क्रॉस नहीं हो रहा है तभी आगे एक सेक्शन आएगा, तो अभी उसको मैं जोड़ ही नहीं रही हूँ ना, नहीं तो वो तो और लंबा होगा। आया? तो अब जब भी टीडीएस का क्वेश्चन करो, क्योंकि टीडीएस के क्वेश्चंस मैं इसीलिए नहीं करवाती हूँ डायरेक्ट, और ये सारी प्रोबेबिलिटीज होती हैं। ठीक है, खत्म हो गया? हाँ खत्म हो गया। लेकिन अब एक चीज और है इनमें, कई जगह तुम्हें लगने लगेगा कि अरे ये 194 आए हैं, फिर पता चलेगा ये तो 194C था। तो सबसे पहले तो ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैम रेंटिंग बोला है, तो पहले ये तो पहचान लो वो रेंटिंग ही है या फिर वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। तो इनके केस स्टडी समझ रहे हो, पहले तो कंफ्यूज तुम सोच रहे हो कॉन्ट्रैक्ट है कि रेंटिंग है, और उसके लिए वो लेंगे क्या, ये केस लॉज ही लेते हैं। केस लॉ के बेसिस पे तुम्हें बताना पड़ेगा पहले तो कि भाई ये रेंटिंग है, रेंटिंग है तो आय आएगा, और फिर केस लॉस के बेसिस पे तुम्हें पता चला ये रेंटिंग नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट है, तो फिर तुम बताओगे ये इस सेक्शन में नहीं इस सेक्शन में करना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछते हैं इसने 194C में डिडक्ट करना है, वैलिड और इनवैलिड। फिर तुम पूरा बताओगे कि भाई वैलिड है ही नहीं, क्योंकि ये तो 194 आय में आना चाहिए। फिर आय में आएगा तो कितना डिडक्ट करोगे, कैसे करोगे, वो सारी कहानी करनी पड़ेगी। आया? तो अब ये क्या है, सबसे पहले ये 194C है, 194I नहीं। कैसे, लैंडिंग पार्किंग चार्जेस बाय एयरलाइन। एयरलाइन पे जब हम जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो हमारा एयरपोर्ट जहाँ प्लेन जहाँ लैंड होता है वहां पे एक बस आती है। फिर बस तुम्हें क्या लेके जाएगी, एयरपोर्ट के मेन गेट तक लेके जाएगी। फिर वहां से तुम्हारा वो चेकआउट, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें चेक होंगी। भाई किराए से ले रखा है हमने ये तो तुम्हारा जेट एयरवेज का भी यही होगा, किंगफिशर बेचारी जो नहीं रही उनका भी यही होगा, सबका ही यही होगा।
तो इसका मतलब वो हमने रेंट पे नहीं दिया है, ये कॉन्ट्रैक्ट है हमारा उनके साथ कि हमारे कस्टमर्स लैंड करेंगे, पार्क करेंगे, हमारे यहाँ पे क्या होगा, हमारे कस्टमर्स के लिए भी चेक इन चेकआउट सारी चीजें होंगी। तो ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उनके साथ, ये कोई उनकी हमने जमीन रेंट पे नहीं ली है। ठीक है मैम, पेमेंट फॉर यूज ऑफ मोबाइल टावर, अरे मोबाइल टावर यूज करने के लिए जो पेमेंट करो, तुम कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठे हो कि इतने टाइम तक के लिए टावर यहाँ लगा रहेगा, वो कोई तुमने किराए से अपने लिए थोड़ी ना ले ली। डंपर हायर करना, ये क्या मैम, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज मतलब ये एक वेयर हाउस है, कुछ नहीं है इसके अंदर, और मैंने स्पेसिफिकली कहा कि मुझे ऐसा वेयर हाउस चाहिए जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी हो। तो मेरा काम घर से नहीं चल रहा है, मेरा काम उसकी फैसिलिटी से चल रहा है, जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी वो प्रोवाइड कर रहा है, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो हर जगह तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक बार आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये हायरिंग है या कॉन्ट्रैक्ट है। तो पता है क्या, इतनी सारी कहानी जो यहाँ की थी ना, इतनी सारी कहानी होने के बाद पता चला कि वो तो क्या था, लैंडिंग, पार्किंग, और तुम लिख रहे हो एकदम खुशी खुशी में, फिर पता चला ये तो कॉन्ट्रैक्ट है, 194C में जाना था है। तो ये भी क्या ट्रिकी वाला है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ये इनडायरेक्ट आएगा। लिख लो एक बार 194, आई वाला भी बिना देख लो, फिर आगे जाएंगे। हो जाए तो बताना। हो गया मैम।
अब है ना प्रॉपर्टी से रिलेटेड आएगा, एक हो गया मेरा 194I, अब 194IA। इमूवेबल प्रॉपर्टी आई है, ऐसे याद करना, आई है मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी आई है, ठीक है। अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या देके रखा है, बोलते देखो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, बस वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड पे टीडीएस नहीं, क्यों नहीं लगता। जब तुम कैपिटल गेन चैप्टर देखोगे तो कैपिटल गेन चैप्टर में पता चलेगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल असेट नहीं है। कौन सी, ये वाली इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट नहीं है। जो चीज कैपिटल एसेट ही नहीं है उस पर कोई इनकम कमा के मैं क्या टैक्स लगाऊंगी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी, एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड जो रूरल एरिया के, उसको छोड़ दो। अगर कोई भी पर्सन किसी रेसिडेंट को, ये फिर हो गया सिर्फ एक रेसिडेंट के लिए, तो कोई भी पर्सन अगर सिर्फ रेसिडेंट को क्या करता है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी देता है, तो जो भी उसका एक्चुअल कंसिडरेशन होगा, अगर वो एक्चुअल कंसिडरेशन 50 लाख या 50 लाख के अबाव है, तो 1% इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करने का टीडीएस भी होता है, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी आई है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड नहीं चाहिए इसमें, रूरल वाला। अगर आप 50 लाख या अबाव 50 लाख इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो तो 1% टीडीएस होगा ऑन एक्चुअल कंसिडरेशन। एक्चुअल मतलब, चाहे देखो मैंने ना एक प्रॉपर्टी खरीदी, एक्चुअल में इस प्रॉपर्टी के चार्ज पता है कितने थे, 40 लाख बस। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बहुत अलग अलग काम करते हैं। ये प्रॉपर्टी तो 40 लाख थी, इसका मतलब हमें इस पे टीडीएस लगना चाहिए था क्या, नहीं, इस पे तो कोई टीडीएस होता ही नहीं। लेकिन एक प्रॉपर्टी थी जिसका चार्जेस कितने थे, वो प्रॉपर्टी ओवरऑल थी 60 लाख की, लगना था। अब यहाँ पे बैठ के ओनर ने एक दिमाग चलाया, उसने बोला ऐसे नहीं दिखाते, बोलेंगे देखो प्रॉपर्टी तो 49 लाख की है, लेकिन 5 लाख तुम्हें देना पड़ेगा मेंटेनेंस चार्ज, ओवरऑल इतने सालों का हमको मेंटेनेंस चार्ज चाहिए। 1-2 लाख कुछ है वो पार्किंग चार्जेस दे दो हमको। मतलब वो जानबूझ के क्या कर रहा है, इसको कम दिखा रहा है और इधर बाइफर्केशन दे रहा है कि तो अदर 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 चीजों का क्या है, मेरा कंसिडरेशन है। तो इन्होंने एक अमेंडमेंट लाया, भाई आज नहीं तो कल इनकम टैक्स का भी दिमाग तो चलेगा, जब चलेगा तो अमेंडमेंट आएगा। उनका दिमाग चला कि लोग ऐसा कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कम करके अदर चीजों में लेके जा रहे हैं, ताकि हमको लगे कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है। तो ऐसे केस में उन्होंने वर्ड अमेंड करके क्या बोल दिया, ओवरऑल कंसिडरेशन। अब चाहे तुम अलग अलग दिखाओ चाहे एक साथ लो, लेकिन एक प्रॉपर्टी के लिए तुम बेचते वक्त जितना पैसा ले रहे हो, प्रॉपर्टी बेचते वक्त जितना पैसा ले रहे हो, उसके ऊपर 1% का क्या लगेगा, टीडीएस होगा ही होगा। आया, बस याद रखना एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मैम यहाँ पे एसडीवी इग्नोर करना है, जी हाँ, यहाँ पे एसडीवी का कोई काम नहीं है। तुम एक्चुअल में क्या कंसिडरेशन लेते हो, हमको उसके ऊपर 1% चाहिए। मैम ये सारे चार्जेस सब कंसिडर होंगे, तुम अलग से शो करो, ये करो वो करो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। इन शॉर्ट हमारे लिए तो ये क्या है, एक्चुअल कंसिडरेशन। आया, अब अभी तक सेक्शन कौन कौन से किए, प्रॉपर्टी रिलेटेड आई ए, इमूवेबल प्रॉपर्टी आई है, आई ने बिजनेस चालू किया रेंट पे, ठीक है। फिर इसके ऊपर हमने क्या किया, डी ए, ये क्या है, इंश्योरेंस वालों का बंचिंग होगी, ठीक है। फिर एच भी किया, जी भी किया, ये गैम्बलिंग वाले की कमीशन, और ये फिर से क्या है, ओवरऑल नॉर्मल कमीशन एंड ब्रोकरेज। फिर हमने कौन से नॉर्मल नॉर्मल सेक्शन किए, ये भी एक बंच है। फिर हमने किया 194 डी भी कर लिया, ये डी लिख लिया मैंने। फिर हमने 194 टू किया, और 192 और 192 ए, ये क्या था हमारा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और सैलरी, ठीक है। अब इसमें कुछ छूट गया हो तो ई 194 ई, ठीक है। डन। अब लास्ट एक और,
ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी, हाँ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक तो था आई है, और ये पता है जिन लोगों को बोल दिया था ना रहने दो मत डिडक्ट करो इंडिविजुअल एचयूएफ, अगर तुम्हारा टर्नओवर इतना इतना नहीं है तो तुम रहने दो, अभी उन्हीं लोगों को बोल रहा है कि सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ तुम्हारी ही बात कर रहे हैं। हे इंडिविजुअल एचयूएफ, अगर तुम्हारा जो टर्नओवर है, हे इंडिविजुअल एचयूएफ अगर जो तुम्हारा क्या है टर्नओवर ग्रेटर देन कितना है जिससे तुम्हारा टैक्स ऑडिट होता है, मैं क्यों टर्नओवर नाम नहीं ले रही क्योंकि 10 करोड़ और ऐसे अमेंडमेंट हो गए, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर तुम्हारा टर्नओवर इतना क्रॉस हो गया है कि तुम टैक्स ऑडिट के लायक हो गए हो, और तुमको एक रेसिडेंट पर्सन, तुम क्या कर रहे हो एक रेसिडेंट पर्सन को रेंट भी दे रहे हो, तो ये जो रेसिडेंट पर्सन है इसको अगर 50,000 पर मंथ से ज्यादा रेंट देते हो तो ही टीडीएस डिडक्ट करना। तो इन शॉर्ट बोल रहे हैं कि एक इंडिविजुअल एचयूएफ भाई तुमको क्या है रेंट की इनकम होती है, ठीक है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है कि भाई इंडिविजुअल एचयूएफ तुम किसी को क्या दे रहे हो, रेंट दे रहे हो, ये किसको रेंट दे रहे हो, एक रेसिडेंट पर्सन को दे रहे हो, तो उस रेसिडेंट पर्सन का टीडीएस तभी डिडक्ट करना अगर तुम जो ये रेंट दे रहे हो 50,000 पर मंथ से ज्यादा है, तो कमाने वाला ही तो करता है ना, जो कमा रहा है वही क्या करता है टीडीएस डिडक्ट करता है, सोचो कमाने वाला ही तो टीडीएस डिडक्ट करता है, नहीं मैम पेमेंट करने वाला टीडीएस डिडक्ट करता है, सुनना भी हाँ 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 ठीक है, तो जो मैम पेमेंट कर रहा है, पेमेंट करने वाला कौन होगा यहाँ पे, पेमेंट करने वाला हमारा इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, अगर ये इस रेसिडेंट पर्सन को पेमेंट करता है तो 5% उसको डिडक्ट करना पड़ेगा, अगर ये रेंट 50,000 से ज्यादा है तो वो भी पर मंथ, यहाँ तक बात समझ में, इसका मतलब 50,000 पर मंथ रेंट, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो ये लग्जरीज प्रॉपर्टी ही है, इसीलिए यहाँ पे बोला इधर तो डिडक्शन चाहिए। लेकिन एक चीज याद रखना, जब तुम डिडक्ट कर रहे हो तो ये देखो तुम पेमेंट कितना करते हो, ठीक है, तो ये डिडक्शन होगा पेमेंट और क्रेडिट ऑफ लास्ट मंथ रेंट, क्या बोल रहा है कि किस टाइम मुझे डिडक्ट करना है, हर मंथ नहीं करना है तुमको कि हर महीने 50,000 पे करते कर, नहीं, वो बोलता है या तो पेमेंट लो या फिर क्या करो क्रेडिट ऑफ लास्ट मंथ रेंट, आखिरी के महीने का जो रेंट तुम पे करते हो उस वक्त तुम क्या कर लो यहाँ पे टैक्स का डिडक्शन कर लो, मतलब दिस समथिंग काइंड ऑफ चॉइस कि या तो पेमेंट और क्रेडिट लेस विच एवर इज अर्लियर, पेमेंट करते वक्त भी कर सकते हो, लेकिन मैम ये चीज समझ नहीं आई क्रेडिट ऑफ लास्ट मंथ रेंट, लास्ट मंथ तो मार्च ही होगा ना, क्यों वेकेंट भी तो कर सकता है वो, या तो तुम क्या करो पूरा साल वेट करो 31 मार्च को तुम डिडक्शन करो, बट मैम वो तो जुलाई में ही खाली करके जा रहा है, तो लास्ट मंथ जब क्रेडिट हो रहा है उसी वक्त उसका टीडीएस डिडक्ट होना जरूरी है, ठीक है, तो मैम पेमेंट के वक्त हम जब टीडीएस डिडक्ट करेंगे तो कैसे डिडक्ट करेंगे, मंथली तो होगा नहीं, ठीक है, सपोज करो 51,000 पूरे 12 महीने का, इतने पे डिडक्ट करें या फिर 51,000 सिर्फ 5 महीने भाई साहब रहे, तो ऑब्वियसली ना जितना वो लास्ट मंथ में दे रहा है उस वाले लास्ट मंथ के अमाउंट से तुमको टीडीएस डिडक्ट करना होता है, ठीक है। अब मैम क्या होगा ये, आप बोल रहे हो 5%, यहाँ बोल रहे हैं 20% भी करना पड़ सकता है, कब करेंगे जब सामने वाला पेन फर्निश नहीं कर रहा, तो ऐसा एक और सेक्शन देखा था कि अगर पेन फर्निश नहीं किया तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट है 192A। तो यहाँ पे भी बोल रहा है अगर पेन नहीं किया ना तो 5% की जगह हम 20% पे तुम्हारा टीडीएस डिडक्ट करेंगे, वो भी लास्ट मंथ के रेंट से ही होगा, या फिर वेकेंट करते वक्त जो तुम रेंट दे रहे हो लास्ट में हम तुम्हारा क्या कर लेंगे 20% से डिडक्ट करेंगे। लेकिन मैम कई बार क्या हो सकता है 20% करने में ये जो डिडक्शन है ना, सपोज मेरा रेंट है सिर्फ 51,000 और डिडक्शन आ सकता है ना 60,000 भी आ सकता है, क्योंकि मैं तो ओवरऑल टोटल देख रही हूँ, हो सकता है मेरा तो पर मंथ रेंट 51,000 है पर ओवरऑल जब टोटल करके 20% का डिडक्शन देखा 60,000 डिडक्ट हो रहा है, कैसे करेंगे, तो बोलता है 20% का भी मैक्सिमम डिडक्शन कितना होगा तुम्हारा लास्ट मंथ का या वेकेंट मंथ का जो रेंट है ना उससे ज्यादा का डिडक्शन नहीं करना तुमको, तो वो मैक्सिमम क्या है तुम्हारा बेंचमार्क, आया समझ में।
और ये इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन। तो IB क्या बोलता है? IB बोलता है कि 50,000 से ज्यादा अगर रेंट मिल रहा है तो सिर्फ इंडिविजुअल HUF तुमको बोल रहे हैं जिनका टर्नओवर क्रॉस नहीं हुआ था। तो इसका मतलब मैम प्रोबेबिलिटी क्या बनाएंगे बोलो? पहले तो दिया इंडिविजुअल HUF, समझना, ठीक है। केस नंबर है टर्नओवर क्रॉस और केस नंबर भी टर्नओवर क्रॉस नहीं है। मैम टर्नओवर क्रॉस हुआ, रेंट पता है कितना दिया? एक बार रेंट दिया A 50,000, B रेंट कितना दिया है 55,000। बोलना क्या चाहते हो? टर्नओवर क्रॉस हो गया तो फिर चाहे 50 हो या 55 हो, मेरे को कौन सा सेक्शन लगाना है? 194 आई। और हम यहाँ पे गलतियां कर करके आते हैं। फिर मैम यहाँ पे टर्नओवर क्रॉस नहीं हुआ, रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। अच्छा समझ पा रहे हो? रेसिडेंट हुआ 50,000 है, 55,000 है, ठीक है। नॉन रेसिडेंट भी 50,000 है, 55,000 है। मैडम मैडम मैडम, यहाँ पे अगर रेसिडेंट हुआ 50 है, करोगे क्या TDS डिडक्ट? नहीं करेंगे, अभी तक जितना मैंने सोचा उसके हिसाब से करेंगे, क्योंकि 50,000 से अबाव होना चाहिए। नॉन रेसिडेंट के लिए करोगे क्या? यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ नहीं करेंगे तो बस यहाँ नहीं करोगे तो क्या आएगा? 195 में तो करना पड़ेगा, ठीक है। मैम यहाँ पे करने वाले थे, हम करने ही वाले थे। इंडिविजुअल का टर्नओवर क्रॉस नहीं हुआ, यहाँ पे हम रेंट से डिडक्ट करने वाले थे। यहाँ कुछ और प्रोबेबिलिटी दे सकता है क्या? वो कुछ भी नहीं दे सकता। यहाँ पे डिडक्ट करना है, मतलब डिडक्ट करना है। लेकिन मैम यहाँ पे टर्नओवर क्रॉस हुआ, देने वाला रेसिडेंट था, ठीक है। यहाँ पे नॉन रेसिडेंट भी आ सकता है क्या? हाँ तो तुम समझो क्या था TDS और हो क्या गया। हर चीज का मुझे याद होना चाहिए। कहाँ रेसिडेंट पता है, अभी सब याद हो रहा है। अगर ये रिकॉल नहीं किया ना तो ये सारा पानी हो जाएगा। आया? तो मैम ये जो ऊपर फर्स्ट वाला केस था टर्नओवर क्रॉस वाला, तो उस पे तो अपन 2.4 लाख वाली लिमिट देख के करेंगे ना। पर ये तो 50,000 पर मंथ बोल रहे हो, तो वैसे ही क्रॉस हो गया ना वो तो। अच्छा हाँ पर यहाँ पे पर मंथ चल रहा है ना सब कुछ। अंडरस्टूड? यस। अब ये कौन से सेक्शन? IC जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। ये पता है मुंबई में चलता है कि लैंड दे देते हैं तुमको, तुम ही लैंड डेवलप करो और उस लैंड को डेवलप करने के बाद 2-3 फ्लैट इनके नाम कर दो, थोड़ा सा कंसिडरेशन दे दो, ठीक है। तो ये क्या कि तुमको लैंड दे दी, तुम ही इस लैंड पे फ्लैट वगैरह डेवलप करोगे, तुम बोल दोगे 5 फ्लैट तुम्हारे। इसको तो बना बनाया मिल गया और साथ में कंसिडरेशन भी मिला। सामने वाले का क्या है, उसको लैंड मिल गई, उसने फ्लैट बना लिया, वो अपना निकाल लेगा पैसा, तुमको 5 फ्लैट भी दे दिया, कुछ कंसिडरेशन भी दे दिया। इसको बोलते हैं ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जो कैपिटल गेन में डिटेल में। इसको भी रेसिडेंट ही चाहिए। ये फिर सेक्शन कौन सा है जो स्टिकी नोट में बढ़ता जा रहा है? रेसिडेंट वाले 3-4 सेक्शन बस। तो अगर एक रेसिडेंट पर्सन, कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन, ठीक है, किसी भी पर्सन को डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर एक रेसिडेंट पर्सन को वो क्या कर रहा है, जॉइंट डेवलपमेंट का कैश कंसिडरेशन पे करता है, तो सिर्फ कैश कंसिडरेशन पे 10% का TDS डिडक्ट होगा। मैम यहाँ तो फ्लैट भी तो दिए थे उसने, यहाँ पे सिर्फ कैश कंसिडरेशन पे 10% TDS डिडक्ट करने की बात की है, काइंड पे नहीं। आया? अब ये सेक्शन बड़ा है, इसको अभी रोकेंगे क्योंकि कल सारे से बड़े सेक्शन ही करने। मैम एक डाउट था, हम्म ये 194 IB में जो इंडिविजुअल HUF है वो रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट दोनों हो सकते हैं ना? IB नहीं ना, देने वाला कोई भी हो सकता है। देने वाला मतलब हाँ जैसे रेंट पे मैंने दिया तो मेरा घर है, मैं कोई भी हो सकती हूँ, लेकिन लेने वाला कौन होना चाहिए? जो मतलब रेसिडेंट। जो पैसा दे रहा है वो सिर्फ रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। अब ये इंडिविजुअल है जो ये पैसा दे रहा है, चाहे ये रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट जिसको पैसा मिल रहा है वो कौन है? मेरा रेसिडेंट ही, ठीक है। अब पता है पूरी
टीडीएस में तुम्हें समझ में आ रहा होगा, खेलते रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट इन सब पे ही, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही क्रिएट होता है। अभी 194J नहीं करेंगे, ये तो बड़ा छोटा सा सेक्शन है। यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, अगर आपको यूनिट म्यूचुअल फंड की यूनिट से इनकम होती है, कोई भी रेसिडेंट पर्सन है, किसी भी रेसिडेंट पर्सन को आप पेमेंट करते हो इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, टीडीएस 10% का होगा अगर 5,000 से ऊपर की इनकम है तो। सिर्फ इसको ध्यान रखने की जरूरत है, कोई भी पर्सन, चाहे यूटीआई या म्यूचुअल फंड का कोई भी पर्सन किसी रेसिडेंट पर्सन को यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड की इनकम देता है 5,000 से अबाउ, तो 10% क्या है, टीडीएस है। सिर्फ अभी ये लास्ट ईयर कराऊंगी, ये सारे जो है ना, ये सारे सेक्शन कहाँ करोगी, वेरियस एंटिटी में, ये सब वहां के A to Z ये वहीं पे सारे कवर हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम इसको नहीं करते इसलिए, ठीक है। अब लास्ट सेक्शन हमारा क्या है, ले गए, किस चीज को ले गए, कंपल्सरी एक्विजिशन में ले गए। LA मतलब ले गए, तो L से ले गए, किसको, एक्विजिशन करके ले गए, ठीक है। तो क्या किया एक्विजिशन, मैम कंपल्सरी एक्विजिशन, फिर से इमूवेबल प्रॉपर्टी को। मैम कितने सेक्शन हो गए इमूवेबल प्रॉपर्टी के, 194I IB, ठीक है, और क्या था 194IA, और ले लिया है LA। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर लिया है और फिर से रेसिडेंट पर्सन को ये कंपल्सरी एक्विजिशन का कंपनसेशन 2.5 लाख के ऊपर पे होता है, तो 10% का टीडीएस है, अदरवाइज नो टीडीएस। मतलब अब ये सारी चीजें समझ में आ रही, प्रॉपर्टी रिलेटेड तो सिर्फ रेसिडेंट पे ही चल रही है, सब जगह रेसिडेंट रेसिडेंट, सिवाय रेंटिंग वाला जो था हमारा बिजनेस, आई ने जो बिजनेस चालू किया था वो कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे LA ले गए, क्या करा, कंपल्सरी एक्विजिशन में ले गए, किसको लेके गए, इमूवेबल प्रॉपर्टी। 2.5 लाख से ऊपर कंपनसेशन अगर पे करते हो तो 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा। और देखो फिर से टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा अगर ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, क्यों, क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल गेन नहीं देती है, क्योंकि वो कैपिटल असेट ही नहीं होती। और यहाँ पे स्पेसिफिकली फिर उसने अर्बन को भी एक्सेम्पशन दे दी है। अब मैं बताऊं क्या, मैम अर्बन लैंड है मेरी, एग्रीकल्चर, इसको सेल कर सकते हैं, हाँ कर दो। सेल करने पे टीडीएस है 50 लाख वाला 1%, लेकिन यही अर्बन एग्रीकल्चर लैंड गवर्नमेंट कंपलसरी, एक तो कंपलसरी उठा के ले गई तुमसे, तो थोड़ा तो तुमको बेनिफिट देगी ना, तो यहाँ बोल रही यहाँ नहीं चाहिए। मैम रूरल एग्रीकल्चर लैंड को सेल करें, क्या टीडीएस लगेगा, मैम रूरल एग्रीकल्चर लैंड का कंपलसरी एक्विजिशन करे, LA लिख रही हूँ, टीडीएस लगेगा नहीं। अबे कितने बारीक पॉइंट है कि सेल करोगे अर्बन लैंड तो तुमको 50 लाख के ऊपर अगर है तो 1% का टीडीएस चाहिए हमको, लेकिन अर्बन का अगर कंपलसरी एक्विजिशन होगा तो कुछ भी नहीं चाहिए। आया, बट एक चीज और देख लेते हैं, वापस यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन कहाँ है, इमूवेबल प्रॉपर्टी 50 लाख। मैम यहाँ पे भी रेसिडेंट चाहिए था और वहां पे भी रेसिडेंट चाहिए, ये नॉन रेसिडेंट के लिए ये सेक्शन नहीं होते, नॉन रेसिडेंट के लिए सीधे 195 आता है। आया समझ में। अब आज ना पहले इसको यहाँ तक रिकॉल करके रखना, क्योंकि कल सारे बड़े बड़े सेक्शन है, जितने सेक्शन है सब के सब बड़े बड़े हैं, 1.5 से 2 घंटे से ज्यादा ही उन सेक्शंस को लगेगा, तो हो सकता है कल भी खत्म नहीं हो, परसों खत्म होगा टीडीएस, ठीक है। टाइम को एक बार मैं कंफर्म करूंगी, क्योंकि अब थोड़ा सॉरी वॉरी के मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, तो आई विल कंफर्म द टाइम टिल 9, ओके। ओके मैम।